नमस्कार दोस्तों, प्रत्यय प्रकरण के भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस भाग में हम तद्धित प्रत्यय के विषय में जानेंगे। भाग 1 और भाग 2 में हमने कृत प्रत्ययों को जाना, जिन अंशों को हमने चुना था, तथा प्रत्यय की परिभाषा के विषय में जाना, प्रत्यय के भेदों के विषय में जाना। आज के इस वीडियो में हम तद्धित प्रत्यय के विषय में जानेंगे और उनमें कुछ चुने हुए प्रत्ययों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रत्ययों का हमने चयन इस आधार पर किया है कि विद्यालय स्तर के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो और परीक्षा में उनको सहायता प्रदान करे। तो आइए प्रारंभ करने से पूर्व एक बार फिर हम प्रत्ययों के भेदों पर चर्चा करेंगे। प्रत्ययों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। इनका क्रमशः परिभाषा होगी। जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय, जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय, और ऐसे प्रत्यय जिनका प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम तद्धित प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। आइए, हमने कुछ प्रत्ययों का चयन किया है आज के अध्ययन के लिए, उनको देखते हैं, जो कि इस प्रकार है: मतुप, वतुप, णिनि, ठक, त्व, तल, तसिल, मतुप, तमप, तरप और मयट। इन 10 प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। 10 इस प्रकार हुए। मतुप और वतुप दोनों अलग अलग प्रत्यय हैं, लेकिन ये समान अर्थ में है, इसलिए इनका अध्ययन हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम मतुप वतुप की तरफ। मतुप और वतुप में से मत और वत क्रमशः शेष रहता है, और जो शब्दों के साथ में वाला के अर्थ में जुड़ता है, अर्थात जिन शब्दों में ये मतुप या वतुप प्रत्यय लग जाता है उस शब्द के अर्थ में वाला शब्द और जुड़ जाता है। जिस प्रकार कहेंगे हम, शक्ति से मतुप प्रत्यय लगाने पर शक्तिमान बनता है, और शक्तिमान का तात्पर्य है शक्ति से युक्त या शक्ति वाला। आगे हम बताएंगे कि जब दोनों ही शब्दों का अर्थ समान है तो फिर दोनों को अलग अलग प्रकट करने के लिए या विषय देने के लिए क्या आवश्यकता थी। तो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण अ हो, आ हो अथवा म हो। म यदि किसी स्वर के साथ है तब भी इन तीनों वर्णों के रहने वाले शब्दों में हमेशा वतुप प्रत्यय लगेगा। जिन भी शब्दों के अंत में इन 3 वर्णों को देखा जाएगा वहाँ पर हमेशा वतुप प्रत्यय ही जुड़ना है, और इन स्वरों को छोड़ करके अन्य स्वरांत शब्दों के साथ में हमेशा मतुप प्रत्यय को ही जोड़ा जाता है। यही इन दोनों में भेद है। जहाँ पर अकारांत या आकारांत होगा वहाँ वतुप प्रत्यय जोड़ेंगे, और जहाँ पर इकारांत, उकारांत, ऋकारांत इत्यादि हो उनके साथ में हम मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे। इन प्रत्ययों से बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। इन शब्दों के अंत में मान और वान नजर आता है। देखिएगा, मान और वान जो है वो पुल्लिंग शब्दों में दिखेगा, और अगर स्त्रीलिंग देखेंगे तो मति और वति नजर आएगा। एक जानकारी आपको यहाँ और देना चाहता हूँ मैं कि हमने कृत प्रत्ययों के अंतर्गत भी ऐसे प्रत्यय पढ़े जिनके अंत में मान अथवा वान रहता है। वो प्रत्यय थे शानच और तवतु। तो प्रश्न ये हो सकता है कि यदि हम कैसे पहचानें कि यहाँ पर मतु प्रत्यय, वतु प्रत्यय या क्षत्रिय शानच है या फिर तवतु प्रत्यय है। तो मित्रों, ये बता देता हूँ मैं आपको कि जहाँ पर भी आपको मान वान लगा दिखाई देता है तो इससे पूर्व वाला जो अंश है उसको आप ध्यान से देखें कि वो शब्द है अथवा धातु है। यदि वो धातु है और पीछे मान लगा है तो वो शानच प्रत्यय का उदाहरण होगा। यदि वो धातु है और पीछे वान लगा है तो वो तवतु प्रत्यय का उदाहरण होगा, और यदि शब्द है तो वो मतुप और वतु प्रत्ययों का उदाहरण होगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं इनके। शक्ति से मतुप प्रत्यय करने पर शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिमत। यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के क्रम में शब्दों को रखा गया है। इसी प्रकार श्री मतुप से श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। अंशु मतुप से अंशुमान, अंशुमति, अंशुमत। आप देख सकते हैं शक्ति में इकारांत है, श्री ईकारांत है और अंशु में उकारांत शब्द है, इस वजह से यहाँ मतुप प्रत्यय लगा है। अब आइए वतुप प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे। धन प्लस वतुप से बनेगा धनवान, धनवती, धनवत। दया से दयावान, दयावती, दयावत। और लक्ष्मी से लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवत। जैसा कि मैंने बताया था कि यदि म किसी स्वर के साथ भी है
तब भी उसमें वतुप प्रत्यय ही लगेगा, और यदि हलंत है तब भी उसमें वतुप लगेगा। आइए अगले प्रत्यय की तरफ चलते हैं। अगला प्रत्यय हमारा है णिनि। इसको कई जगह इनी भी लिखा जाता है। इस प्रत्यय में से मात्र इन शेष रहता है जो कि शब्दों के बाद जुड़ता है, और इससे लगने पर शब्दों में वाला या युक्त अर्थ जुड़ जाता है। अर्थात जिन भी शब्दों में ये प्रत्यय लगेगा उसमें अर्थ के साथ वाला या युक्त शब्द जुड़ जाएगा। इससे बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में मंत्रिन के समान और स्त्रीलिंग में नदी के समान। अर्थात इससे बने शब्द नकारांत शब्द बन जाते हैं और इनके रूप मंत्रिन के समान चलेंगे। मंत्रिन में स्वयं में भी मंत्र शब्द से णिनि प्रत्यय करके मंत्रिन बना है। इससे बने शब्दों के अंत में बड़ी ई नजर आती है। अर्थात जिन भी शब्दों के अंत में बड़ी ई दिखाई देती है, अगर और उसका अर्थ युक्त और वाला अर्थ में आता है तो वहाँ पर णिनि प्रत्यय होगा। उदाहरण यहाँ नीचे दिया गया है, ज्ञानी और ज्ञानिनी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में है। आइए अन्य उदाहरण देखते हैं। दंड शब्द से इनी प्रत्यय करने पर दंडिन पुल्लिंग में, दंडिनी स्त्रीलिंग में बनेगा। मंत्र से मंत्रिन और मंत्रिणी, ज्ञान से ज्ञानिन और ज्ञानिनी, धन से धनिन और धनिनी, गुण से गुणिन और गुणिनी, और प्राण से प्राणिन और प्राणिनी। जब इनके शब्द रूप चलेंगे तो न का लोप होकर के और एक बड़ा हो जाएगा, तो बन जाएगा दंडी, मंत्री, ज्ञानी, धनी, गुणी और प्राणी। इस प्रकार के रूप बनेंगे और यही इसकी पहचान होगी। आइए अगले प्रत्यय की तरफ चलते हैं। अगला प्रत्यय हमारा ठक। ठक में से ठ ही शेष रहता है, उसके स्थान पर इक होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं हम। इस प्रत्यय में से ठ शेष रहता है, ठक के क का लोप हो जाएगा और ठ शेष रहेगा। लेकिन संस्कृत भाषा के एक सूत्र के अनुसार उस ठ के स्थान पर इक हो जाता है और वही शब्दों में जुड़ता है। वो सूत्र है ठस्येकः, ठस्य स्थाने इकः स्यात् इति। ठ के स्थान पर इक हो जाता है उस सूत्र के अनुसार। यह प्रत्यय शब्दों में से संबंधित इस अर्थ में जुड़ता है। अर्थात जिन भी शब्दों के अंत में एक प्रत्यय या कहें कि ठक प्रत्यय जुड़ जाता है, उन शब्दों के अर्थ के साथ से संबंधित अर्थ जुड़ जाता है। जैसे समाज शब्द है, समाज का तात्पर्य समाज होता है, लेकिन जब उसमें ठक प्रत्यय जोड़ देंगे तो बनेगा सामाजिक, और सामाजिक का तात्पर्य हो गया समाज से संबंधित। आप समझ गए होंगे। आइए इससे बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में पुष्प के समान चलते हैं। इसकी एक और विशेषता है कि इस प्रत्यय के लगने पर शब्द का प्रथम स्वर, शब्द में सबसे पहला जो स्वर होगा, जिस प्रकार कहेंगे कि समाज में स के अंदर जो अ है वह प्रथम स्वर कहलाएगा, तो उस प्रथम स्वर को वृद्धि हो जाता है। वृद्धि का तात्पर्य है यदि वहाँ पर अ है तो आ हो जाएगा, अगर आ है तो आ ही रहेगा। यदि ई या ई है तो उनके स्थान पर ऐ हो जाता है, और ऊ या ऊ है तो उसके स्थान पर औ हो जाता है। ये पहला नियम है। और दूसरा है शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। समाज का सब अंतिम स्वर होगा ज के अंदर विद्यमान अ, तो जब के अंदर जो अविद्यमान है उस अ का लोप हो जाएगा और उसमें इक जुड़ेगा तो बनेगा सामाजिक। इससे बने शब्दों के अंत में इक नजर आएगा, यही इसकी पहचान होगी। जैसे सामाजिक में हम देख रहे हैं एक प्रत्यय लगा हुआ है समाज से। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण और। समाज से ठक प्रत्यय करने पर सामाजिक बना, नीति से नैतिक, इतिहास से ऐतिहासिक, मास से मासिक, उद्योग से औद्योगिक और मुख से मौखिक। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रथम स्वर जो था समाज के सा का अ, नी का ई, इतिहास का ई, मास का आ, उ, उद्योग का उ और मुख का उ, ये सभी को वृद्धि होकर के सा, नई, ऐ, मा, औ और मऊ बन गया है। यही है और अंत में एक बना। आइए अगले प्रत्यय की तरफ चलते हैं। अगला प्रत्यय हमारा है त्व। इस प्रत्यय में से कुछ भी बाहर नहीं निकलता, ये प्रत्यय इसी अवस्था में शब्दों के साथ जुड़ जाता है और इस प्रत्यय से बने शब्द जो है वो भाववाचक बन जाते हैं। अर्थात एक संज्ञा होगी, उसमें जब ये प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो एक भाववाचक शब्द बन जाएगा और इससे बने शब्दों के रूप नित्य नपुंसकलिंग में ही चलते हैं। ये शब्द नित्य नपुंसकलिंग होता है, इसके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं होते, उसके रूप फल के समान चलते हैं और इनसे बने शब्दों के अंत में हमें त्व नजर आता है। अर्थात यही इसकी पहचान है। जिन शब्दों के अंत में त्व दिखाई दे और वो भाववाचक दिखे तो वो
त्व प्रत्यय से युक्त शब्द होगा। आइए कुछ उदाहरण इसके देखते हैं। बाल से बालत्वम बना, मधुर से मधुरत्वम, कटु से कटुत्वम, महत् से महत्वम, चपल से चपलत्वम और लघु से लघुत्वम शब्द बना। यहाँ पर देखेंगे कि जैसे बाल है अर्थात है बच्चा, मधुर से अर्थात मीठा, तो यहाँ पर उसका अर्थ हो जाएगा बालपन यानी बचपन। मधुरत्व का तात्पर्य हो जाए मधुरता या मिठास, ये कहेंगे। कटु से कटुता या कटुत्वम कहेंगे। तो इसी प्रकार के परिवर्तन इसमें होंगे और ये भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाते हैं। आइए अगले प्रत्यय की तरफ चलते हैं। अगला प्रत्यय हमारा है तल। मित्रों ये बता दूं कि तल प्रत्यय भी त्व प्रत्यय के अर्थ में ही जुड़ता है। बस थोड़ा सा भेद है जो कि हम आगे देखते हैं कि वो नपुंसकलिंग होता है नित्य और ये स्त्रीलिंग होता है नित्य। बस यही फर्क है, बाकी दोनों का अर्थ समान है। इस प्रत्यय में से त शेष रहता है, तल में से ल का लोप होगा और ता शेष रहेगा और वही शब्दों के साथ जुड़ेगा। इससे बने शब्दों भी भाववाचक शब्द बन जाते हैं। ये नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, अर्थात हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। इनका पुल्लिंग या नपुंसकलिंग नहीं होता। इनके रूप बालिका के समान चलते हैं और इन शब्दों के अंत में ता नजर आता है। अब प्रश्न ये होगा कि बचता तो त है और अंत में ता कैसे? तो मित्रों अभी आपको बताया गया था कि ये शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, तो इस वजह से त प्रत्यय जुड़ने के बाद एक स्त्री प्रत्यय है जो कि टाप, उस टाप में से आशेष रहता है जो त में जुड़ जाएगा और बनेगा ता और वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। आइए कुछ उदाहरण और देखते हैं। तो दक्ष से तल प्रत्यय जोड़ने पर दक्षत बना और दक्षत मूल शब्द बनने के बाद उसमें टाप प्रत्यय जुड़ेगा तो बन जाएगा दक्षता। इसी प्रकार मधुर से तल मधुरता, कटु से कटुता, मित्र से मित्रता, शत्रु से शत्रुता और लघु से लघुता, ये सभी भाववाचक संज्ञा में पहुंच गए हैं। त्व और तल दोनों समान अर्थ में होते हैं, बस फर्क इतना है एक नित्य नपुंसकलिंग है और एक नित्य स्त्रीलिंग है। आइए अगले प्रत्यय की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रत्यय है तसिल प्रत्यय। इस प्रत्यय में से तस शेष रहता है जो कि शब्दों के साथ जुड़ता है और ये प्रत्यय पंचमी विभक्ति के अर्थ में लगता है। मित्रों ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है क्योंकि कई बार हमें पंचमी विभक्ति के रूप याद नहीं आते। शब्द हमें ध्यान होता है लेकिन हम ये नहीं ध्यान कर पाते हैं कि उसका पंचमी विभक्ति का रूप क्या बनेगा। तो ऐसी अवस्था में यदि आप उस शब्द में जैसा है उसी अवस्था में पीछे तसिल प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो पंचमी का अर्थ दे देगा और आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। इससे बने शब्द अव्यय बन जाते हैं, अर्थात उनके रूप नहीं चलते हैं। पहले भी आपको अव्यय के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। इससे बने शब्दों के अंत में तह नजर आता है। मूल शब्द के पीछे यदि तह दिखाई देता है तो हमें समझ लेना है कि वहाँ पर तसिल प्रत्यय लगा हुआ है। शब्दों में पंचमी विभक्ति के स्थान पर तसिल प्रत्यय लगाकर भी वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। आइए कुछ उदाहरण इसके देखते हैं। ग्राम से तसिल करने पर बनता है ग्रामतः और पंचमी विभक्ति का रूप बनेगा ग्रामात्। दोनों का एक ही अर्थ होगा। वृक्ष से बनेगा वृक्षतः, दिल्ली से दिल्लीतः, गृह से गृहतः, दक्षिण से दक्षिणतः और विद्यालयतः विद्यालय से। तो इस प्रकार देखिएगा आप, मूल शब्द था ग्राम, वृक्ष, दिल्ली, गृह, दक्षिण और विद्यालय। यहाँ हमें ज़्यादा सोचने की बात बिल्कुल नहीं है, बस तसिल प्रत्यय जोड़ देंगे और हमारा पंचमी विभक्ति का रूप तैयार हो गया। आइए आगे वाले प्रत्यय की तरफ चलते हैं। तरप प्रत्यय। तरप में से तर शेष रहता है और इसका प्रयोग हम दो में से एक को बेहतर बताने के लिए किया जाता है। एक और जानकारी आपको इससे संबंधित देना चाहूँगा कि अंग्रेजी भाषा में आपने डिग्रीज पढ़ी होंगी जहाँ हम पढ़ते हैं गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो यहाँ जो बेटर वाली स्थिति है, दो में श्रेष्ठ बताने वाली बात जो है, वो यहाँ पर तरप प्रत्यय का कार्य है। तो यहाँ पर जब तरप प्रत्यय लग जाता है तो वो बेटर का अर्थ देता है, अर्थात दो में एक बेहतर। इससे बने शब्दों के रूप राम, लता और पुष्प के समान चलते हैं। इससे बने शब्दों के अंत में तर नजर आता है। जहाँ भी आपको तर दिखे वो तरप प्रत्यय का उदाहरण होगा। आगे देखेंगे जैसे गुरु तरप प्रत्यय से गुरुतरः, गुरुतरा, गुरुतरम। मित्रों ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के क्रम में शब्दों को रखा गया है, आप जाने सभी क्रम इसी प्रकार होंगे। लघु से लघुतरः, लघुतरा, लघुतरम। पटु से पटुतरः, पटुतरा, पटुतरम।
श्रेष्ठ से श्रेष्ठतरः, श्रेष्ठतरा, श्रेष्ठतरम, कुशल से कुशलतरः, कुशलतरा, कुशलतरम, और तीव्र से तीव्रतरः, तीव्रतरा, तीव्रतरम इति। ये उसे कुछ उदाहरण थे। आप देख सकते हैं कि अंत में इनके तर, तरा या तरम आपको दिखाई दे रहा है। यही इसकी पहचान है कि हम पहचानेंगे यहाँ पर तरप प्रत्यय जुड़ा है। अगला है तम प्रत्यय। ये भी उसी डिग्री के अंतर्गत आता है। इस प्रत्यय में से तम शेष रहता है और वही धातुओं के साथ जुड़ता है, शब्दों के साथ जुड़ता है, क्षमा करें। इसका प्रयोग सब में से एक को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए, अर्थात बेस्ट, किसी बेस्ट चीज को बताने के लिए, किसी समूह में से बेस्ट व्यक्ति को दिखाने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इससे बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में लता और नपुंसक लिंग में पुष्प के समान चलते हैं। और इसके बने शब्दों के अंत में तम हमें नजर आएगा, जो कि हम उदाहरण में देखते हैं। आइए, गुरु से तम प्रत्यय करने पर गुरुत्तमः, गुरुत्तमा, गुरुत्तमम। लघु से लघुतम, लघुतमा, लघुतमम। पटु से पटुतमा, पटुतमा, पटुतमम। श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतमा, श्रेष्ठतमम। कुशल से कुशलतमः, कुशलतमा, कुशलतमम, और तीव्रतमः, तीव्रतमा, तीव्रतमम। ऐसा है। यहाँ पर भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के क्रम में शब्दों को रखा गया है। आप देख सकते हैं, जैसा कि पहचान बताई गई थी कि अंत में तम नजर आएगा, तो वो आप सभी शब्दों में देख सकते हैं कि इनके अंत में तम है। आइए अगले और अंतिम प्रत्यय की ओर चलते हैं। अगला प्रत्यय है हमारा मयट प्रत्यय। मयट में से मय शेष रहता है और ये शब्दों के साथ से युक्त अर्थ में अथवा लीन अर्थ में लगता है। या तो युक्त कह दें या कह देंगे उसमें लीन, वहाँ पर मयट प्रत्यय होगा। और इससे बने शब्दों के रूप भी राम, नदी और पुष्प के समान चलते हैं। और इससे बने शब्दों के अंत में मय नजर आता है। जहाँ पर भी आपको शब्दों के पीछे मय दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि वह मयट प्रत्यय का उदाहरण है। आइए इसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम। तत् से मयट प्रत्यय करने पर बनता है तन्मयः, तन्मया, तन्मयी, तन्मयम। प्रश्न ये हो सकता है कि वहाँ तन तत् था और यहाँ पर न कैसे हो गया। मित्रों, ये परश्रवण संधि का उदाहरण हो गया है, क्योंकि त के बाद में म है, वर्ग का अंतिम अक्षर है। इसी प्रकार लिए त के स्थान पर भी उसी वर्ण का अंतिम अक्षर हो जाएगा, तो इसलिए बना तन्मय। इसी प्रकार तेजः, मयट से तेजोमय, तेजोमयी, तेजोमयम। स्वर्ण से स्वर्णमयः, स्वर्णमयी, स्वर्णमयम। मृत से मृण्मयः, मृण्मयी, मृण्मयम। और ज्ञान से ज्ञानमय, ज्ञानमयी, ज्ञानमयम। और सुख से सुखमयः, सुखमयी, सुखमयम। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक शब्द के अंत में मय आपको दिखाई देता है और यही इसकी पहचान है कि यहाँ पर मयट प्रत्यय है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये तद्धित प्रत्यय का प्रकरण समाप्त होता है। आशा है आपको ये लाभदायक रहा होगा। मित्रों, अंत में एक निवेदन और करना चाहूँगा कि चूँकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे समय में सभी बच्चे और अध्यापकगण घर बैठे अध्ययन करवा रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसे में यदि आपको ये लगता है कि मेरी वीडियो उनके लिए लाभदायक हो सकती है, उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, तो कृपया इसको शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।